हेलो डियर हेलो डियर मैं सौरभ फ्रेंड्स, पंडित, आप स्वागत लोगों है को आप लोग मेरे मेरे चैनल चैनल टाइम टाइम ट्रेवल ट्रेवल विद विद बायो बायो साइंस में साइंस में स्वागत स्वागत करते है। हैं। तो तो हम हम लोग लोग कवर कर रहे थे सन 2022 का नीट का प्रीवियस ईयर का पेपर, तो जिसमें हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिवाइड किए हैं। तो 10 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। सन 2023 वाला पेपर जो है कंप्लीट हो चुका है और सन 2022 का स्टार्ट हो गया। तो हम लोगों ने 10 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए थे। नेक्स्ट करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्या बोल रहा है? गार्डलिंग Girdling experiment performed by the plant physiologist to identify the plant tissue। मतलब जो गर्डिल एक्सपेरिमेंट है, जो फिजियोलॉजिस्ट ने किस लिए इसका एक्सपेरिमेंट किया था, ये पूछ रहे हैं कि गर्डिल जो एक्सपेरिमेंट है वो किस लिए किया गया था। तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है कि वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हुआ था। सेकंड क्या है, फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए इसे देखा गया था। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोथ वाटर एंड फूड दोनों के लिए देखा गया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ऑस्मोसिस ऑब्जर्व करने के लिए देखा गया था। तो हम सबसे पहले मैं बता दूं, जो गर्डिल एक्सपेरिमेंट है वो दिया था, परफॉर्म किया था मेलपिगियन ने फर्स्ट टाइम 1672 में। देन स्टीफन हेल ने हॉल ने किया था 1727 में। देन हास्टिंग ने किया था 1837 में। अगर गर्डिल एक्सपेरिमेंट की बात करें तो ये यूज होता है किस लिए? आइडेंटिफाई द टिश्यू। किस टिश्यू के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है गर्डिल एक्सपेरिमेंट? फ्लोएम टिश्यू के लिए, फूड ट्रांसपोर्ट के लिए। किसके लिए? इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा फूड ट्रांसपोर्ट। हम लोग चलते हैं इसके पिक्चर की तरफ। ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है। इसमें इसका जो इस सॉरी मैं इस बोल रही, इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जो रिंग ऑफ बार्क होता है, ये देख सकते हैं, ये जो रिंग ऑफ बार्क है मतलब जो फ्लोएम है, इसे क्या किया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। कहाँ से? वुड से। वुड पार्ट से इसे रिमूव करने के बाद क्या किया जाता है, और किस टेक्निक के थ्रू? उसे कहते हैं गर्डलिंग टेक्निक। ओके। और जब ये उडी पार्ट जो होता है, इसका बार्क जो पार्ट होता है वो रिमूव हो जाता है, तो जो जाइलरी, जो उडी जाइलम होता है, ओके, जो उडी जाइलम होता है, ये जो जाइलम आप देख रहे हैं, ओके, उडी जाइलम जो होता है वो क्या करता है कि उसमें रिमेन रह जाता है। उसमें वो क्या करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट को कहाँ तक पहुंचाता है? लीफ तक। देन क्या होता है, प्रिपेयर किया, इसमें क्या प्रिपरेशन होती है? फोटोसिंथेटेज। और जिसके कारण जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फोटोसिंथेटेज का नहीं हो पाता है। किसके कारण? फ्लोएम के रिमूवल के कारण। क्योंकि फ्लोएम तो रिमूव हो गया है, तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेटेज जान लेते हैं क्या होती है। फ्लोएम एक लिविंग टिश्यू होता है। ओके, जो फ्लोएम होता है वो एक लिविंग टिश्यू होता है। टिश्यू किसका होता है? वैस्कुलर पार्ट का होता है। जो वैस्कुलरी सिस्टम होता है प्लांट का, उसका एक लिविंग टिश्यू होता है वो, जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। किस टाइम पे? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। जिस उसी को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटेज। ओके, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटेज। अगर फोटोसिंथेटेज की इसमें क्या होता है कि जो फोटोसिंथेटेज होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पर क्या होता है? एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये जो गर्डिल हो जाता है सोयल कर जाता है। और ये प्लांट जो होता है, मतलब ये जो जाइलम होता है, यहाँ पर फ्लोएम निकालने के कारण जो फूड की सप्लाई थी प्लांट तक और डिफरेंट स्टेम लीफ तक, वो नहीं हो पाती है। ओके, वाटर न्यूट्रिएंट तो जाता है लेकिन फूड लीफ तक नहीं पहुंच पाता। इसी एक्सपेरिमेंट को गर्डिल एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि फ्लोएम की इंपॉर्टेंस देखा गया था कि फ्लोएम कितना, क्या रोल क्या करता है, उसके आइडेंटिफिकेशन को देखा गया था, उसके रोल को, उसके फंक्शन को देखने के लिए कि अगर वो निकाल दिया जाए तो उससे प्लांट्स की कौन कौन सी जो प्रोसेस है वो इनहिबिट होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, which of the following is not observed during the apoplastic pathway। एपोप्लास्टिक पाथवे के टाइम में कौन कौन सी प्रोसेस जो होती है जो कि नहीं दिखाई देती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि एपोप्लास्ट, ये देख सकते हैं पिक्चर में, ये लिखा एपोप्लास्टिक पाथवे क्या होता है। एपोप्लास्टिक पाथवे की अगर बात करें तो एपोप्लास्टिक पाथवे जो होता है वो आउटसाइड होता है, किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में होता है। और ये जो प्रोसेस होती है वो ये इसमें जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे सेल वॉल में। ओके, ये मतलब जो प्रोसेस है एपोप्लास्टिक
एपोप्लास्ट जो पाथवे होता है वो कहाँ पे होता है, सेल वॉल में। ओके, कहाँ पे होता है, ये जो पिंक कलर की लाइन दिख रही है आपको, ये सेल वॉल में ही होती है। ओके, अगर इसमें क्या होता है, जो एपोप्लास्टिक पाथवे होता है इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम रूट हेयर टू द जाइलम थ्रू द सेल वॉल, और इंटरवेनिंग करता है सेल के थ्रू, मतलब एक तरीके का कनेक्शन शो करता है, और वाटर ट्रांसपोर्ट। एपोप्लास्टिक पाथवे में जो मूवमेंट होता है वो बियॉन्ड द कॉर्टेक्स होता है, मतलब कॉर्टेक्स तो ये पार्ट हो गया ना, ये वाला पार्ट, इसके बियॉन्ड होता है, मतलब सेल वॉल में होता है। इसमें जो सेल होती हैं वो पूरी तरीके से डेड होती हैं। ओके, अगर एपोप्लास्टिक वाटर मूवमेंट की बात करें तो ये बियॉन्ड द कॉर्टेक्स होती है, मतलब ब्लॉक करती है कैस्पेरियन स्ट्रिप को, जो कि इंडोडर्मल सेल से बनी होती है, और जिसके कारण जो सिम्प्लास्टिक पाथवे होता है वो प्रॉपर वाटर और आयन को डिजोल्व, मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इससे अलग हो जाती है। और अगर हम सिम्प्लास्टिक पाथवे की बात करें कि सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या होता है, ये एक तरीके का साइटोप्लाज्मिक नेटवर्क फॉर्म करता है, और ये प्लांट सेल को इंटर कनेक्ट करता है बाय द प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ओके, ये जो प्लांट सेल होती है इनको कनेक्ट करता है प्लाज्मा, मतलब ये साइटोप्लाज्म में भी देखने को मिलता है। ओके, ये साइटोप्लाज्म ये रख पूरे, ये पूरे तरीके से कनेक्शन का एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन फॉर्म करता है। और ये वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल्स जो देख रहे हैं इसमें भी ये प्रोसेस होती रहती है। तो अगर इसकी बात करें कि इसमें जो ये एक तरीके का लिविंग सेल होता है। ओके, सिम्बायोटिक पाथवे जो होता है इसमें वाटर जो होता है, आयंस और वाटर जो होता है क्रिएट अ सिम्बायोटिक, वाटर और जो आयन होता है वही सिम्बायोटिक पाथवे प्लास्टिक पाथवे क्रिएट करता है, और ये एक लिविंग कॉर्टेक्स में होती है। तो ये इसका डिफरेंस जो होता है, अगर इसके डिफरेंस की बात करें, नॉर्मल डिफरेंसेस की, इसमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो अगर पार्ट की बात करें तो जो एपोप्लास्ट होता है वो इंटरसेलुलर स्पेस में होता है जैसे सेल वॉल, और सिम्प्लास्ट जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म में होता है। पहला डिफरेंस तो ये सबसे बड़ा देखने को मिलता, मतलब ये क्या हो गया, एक सेल वॉल में हो रहा है, ये तो सेल वॉल हो गया, और ये क्या हो गया, ये प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म इसमें देखने को मिलता है। सेकंड, अगर लिविंग और नॉन लिविंग की बात करें तो जो एपोप्लास्ट होता है, एपोप्लास्ट जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, और जो साइटोप्लास्ट होते हैं वो लिविंग सेल में होते हैं। अगर इनके रेट ऑफ पाथवे की बात करें तो एपोप्लास्ट जो पाथवे होता है वो फास्ट होता है, एपोप्लास्ट पाथवे फास्ट होता है, और जो सिम्प्लास्ट होता है, सिम्प्लास्ट पाथवे होता है वो पाथवे स्लोअर होता है देन एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट की अपेक्षा स्लोअर होता है। अगर मेटाबॉलिक स्टेट की बात करें तो इसमें नो इफेक्ट ऑफ वाटर मूवमेंट, इसमें वाटर मूवमेंट का मतलब एपोप्लास्ट में वाटर मूवमेंट की कोई इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन जो ये है सिम्प्लास्ट है, सिम्प्लास्ट में जो मेटाबॉलिक स्टेट्स होते हैं, इंटरफेस होता है विद द फ्लो ऑफ वाटर, मतलब इसमें वाटर और आयंस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, इसमें वाटर और आयंस का इफेक्ट होता है, इसमें जितनी भी प्रोसेस होती है वो वाटर और आयंस की हेल्प से होती है, इसमें सिम्प्लास्ट में। अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जो एपोप्लास्ट है, एपोप्लास्ट जो होता है वो मोर आयन और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू द एपोप्लास्टिक पाथवे। कहाँ कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है, कॉर्टेक्स में। अगर सिम्प्लास्ट की बात करें तो जो सिम्प्लास्ट होता है वाटर और आयन मेनली डिलीवर थ्रू द सिम्प्लास्टिक पाथवे बियॉन्ड द कॉर्टेक्स, और ये कॉर्टेक्स के बियॉन्ड जाता है, कॉर्टेक्स में नहीं होता, कॉर्टेक्स के बियॉन्ड कहाँ, कौन, सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट कॉर्टेक्स के साथ। तो इसमें पूछा है, करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है कि इसमें इन दोनों में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें पहला जो है क्या दिया है, मूवमेंट। आप मैंने डिटेल में सब कुछ बता दिया तो आपको आंसर तो पता ही हो गया होगा कि एपोप्लास्ट में कौन सा नहीं होता। मूवमेंट ऑफ वाटर अकर थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस एंड वाटर ऑफ सेल, हाँ ये तो होता है। डू नॉट पूछा गया, ओके, डू नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एपोप्लास्ट। सेकंड क्या है, द मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन, क्या जो मूवमेंट होता है एपोप्लास्ट में वाटर का वो
क्रॉसिंग सेल वॉल को क्रॉस नहीं करता है। तो सी क्या बोल रहा है, द मूवमेंट ऑफ एडेड बाय द साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग। क्या साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग मतलब साइटोप्लाज्म से थोड़ा बहुत अटैच दिखाई देता है। एपोप्लास्ट इज कंटिन्यूअसली एंड डू नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू द वाटर मूवमेंट। क्या जो एपोप्लास्ट होता है कंटिन्यूअस होता है और फास्ट होता है। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग एपोप्लास्ट के समय में नहीं ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो बी होगा, क्योंकि मूवमेंट इसमें होता है सेल वॉल में, ओके, सेल मेम्ब्रेन में। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 में, इन ओल्ड ट्री द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज डार्कर ब्राउन एंड रemain रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट अटैक ड्यू टू। मतलब ओल्ड ट्री में जो ग्रेटर पार्ट होता है सेकेंडरी जाइलम का डार्क ब्राउन कलर का होता है और रेसिस्टेंट होता है, किससे बचा होता है, इंसेक्ट अटैक से। क्यों इंसेक्ट अटैक से क्यों बचा होता है, ये पूछा गया है। तो अगर बात करें फर्स्ट, इसमें क्या दिया गया है कि सेकेंड secretion of secondary metabolites and their deposition in the lumen of vessels। मतलब इसमें सिक्रीशन किसका होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, और डिपोजिशन होता है किसमें, ल्यूमन ऑफ वेसल्स में, ल्यूमन ऑफ वेसल्स। सेकेंड क्या बोल रहा है, डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टैनिन रेनिन इन द सेंट्रल लेयर ऑफ स्टेम। सेंट्रल लेयर में जो डिपोजिशन होता है टैनिन और उसका रेजिन का, वो सेंट्रल पार्ट में होता है, तो ये भी करेक्ट है। एक सेकंड, तो हमारा जो पहला ऑप्शन था, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि जो इसका डिपोजिशन होता है, सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के सिक्रीशन के कारण, ओके, एंड दियर डिपोजिशन ऑफ ल्यूमन इन द वेसल्स। और इसके जो ल्यूमन का पार्ट होता है, मतलब जो बीच का पार्ट होता है, हम लोगों ने पढ़ा था सॉफ्ट एंड हार्डवुड, ओके, सॉरी सैप एंड हार्डवुड के बारे में पढ़ा था। तो सैप एंड हार्डवुड में क्या था कि जो हार्डवुड होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है देन सैपवुड। तो यही हार्डवुड की बात कर रहा है, ओके। इसमें से जो सिक्रीशन होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, जैसे टैनिन रेजिन का जो हो गया, इसका डिपोजिशन कहाँ पे होता है, ल्यूमन ऑफ वेसल्स में, ओके। और डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक द टैनिन एंड रेजिन इन द सेंट्रल लेयर ऑफ सिस्टम। हाँ, ये भी सही है। पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंस इन द आउटर लेयर ऑफ द स्टेम। ये तो नहीं होता। आउटर लेयर में सुबेरिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंस कहाँ इकट्ठे होते थे, इकट्ठे कहाँ पे होते थे, कहाँ पे एक्यूमुलेट होते थे, सेंट्रल पार्ट में। सुबेरिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो हार्डवुड में होते थे, ना कि सैपवुड में। तो ये डार्क ब्राउन कलर का होता जाता है अकॉर्डिंग टू द एज। और डिपोजिशन ऑफ टैनिन एंड गम रेजिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंस इन द पेरिफेरल लेयर ऑफ द स्टेम। कहाँ भाई पेरिफेरल में पहुंच जाएगा, ये पेरिफेरल में पहुंचा दिए, पेरिफेरल में तो पहुंचेगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ये क्या बोल रहा है, प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमल सेल, फंक्शनल एक्टिव जाइलम एंड एलिमेंट्स एंड इसेंशियल ऑयल। तो इसमें जो फंक्शनल एक्टिव जाइलम और पैरेन्काइमल सेल होता है ये तो प्रेजेंट नहीं होता है, ओके। अगर इनकी ये जो होते हैं ये ओल्ड ट्री होते हैं। अगर पुराने ट्री में देखा जाए तो ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम देखने को मिलता है इसमें, ओके। सेकेंडरी जाइलम इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इसे सेकेंडरी जाइलम बोलते हैं, प्राइमरी जाइलम नहीं, ओके। सेकेंडरी जाइलम बोलते हैं, ना कि प्राइमरी जाइलम। तो ये क्या होता है, इसमें सेकेंडरी जाइलम पाया जाता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है, और इसमें बहुत ज्यादा डिपोजिशन पाया जाता है टैनिन का, रेजिन का, ऑयल का, गम का, एरोमेटिक सब्सटेंस का एंड इसेंशियल ऑयल्स का। और ये सेंट्रल पार्ट में होता है, इनर मोस्ट लेयर होती है, लेयर ऑफ स्टेम होती है। दे आर द सब्सटेंस मेक हार्ड, इनके जो यही जो सब्सटेंस है जैसे कि रेनिन और टैनिन जो होते हैं इसको हार्ड बनाते हैं, ओके। और ये इसी हार्डनेस के कारण जो माइक्रोब्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं।
इसमें जो करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए ओनली, ए एंड बी ओनली करेक्ट है, बाकी सारी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। हाइड्रोकोलाइड्स कैरागिन इज ऑब्टेन। जो हाइड्रोकोलाइड्स कैराजीन होते हैं कहाँ से प्राप्त होता है? क्लोरोफाइसी के मेंबर से एंड फ्यूफाइसी के मेंबर से। क्लोरोफाइसी के जो मेंबर होते हैं वो ग्रीन एल्गी होते हैं और फ्यूफाइसी के मेंबर जो होते हैं रेड एल्गी होते हैं। फ्यूफाइसी एंड रोडोफाइसी के मेंबर से होते हैं कि फ्यूफाइसी के मेंबर से। रोडोफाइसी के मेंबर के होते हैं कि ओनली फ्यूफाइसी के मेंबर से होते हैं। ये पूछा गया, तो इसमें पूछा गया करेक्ट ऑप्शन पूछा गया, तो सॉरी मैंने कहा फ्यूफाइसी के मेंबर रेड एल्गी नहीं, ये ब्राउन एल्गी होते हैं। रोडोफाइसी के मेंबर रेड एल्गी होते हैं, फ्यूफाइसी के मेंबर जो होते हैं वो ब्राउन एल्गी होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। जो हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं, जो ये क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस में पाया जाता है, जैसे कैराजीन हो गया। ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ये जो देख रहे हैं पिक्चर, ये रेड एल्गी है, इसी से प्राप्त किया जाता है कैराजीन। और कैराजीन जो होता है यूज होता है आइसक्रीम और जेली बनाने में। और ये कैराजीन जो होता है एक तरीके का पॉलीसेकेराइड एक्सट्रैक्ट होता है, जो कि कहाँ से मिलता है? यही रेड एल्गी, जो ये आपको रेड एल्गी दिख रही है, इसी से मिलता है। और ये यूज होता है एज अ थिकनिंग एजेंट एंड जेलिंग एजेंट। ये जो फूड इंडस्ट्री होती है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट हो गए, उसमें थिकनिंग एजेंट, ओके, और जेली एजेंट के रूप में होता है। ओके जी, जैसे आप जेली खाते हो तो जेली एजेंट में जो होता है कैराजीन पाया जाता है। थिकनिंग एजेंट जैसे आइसक्रीम बनाने में, ओके, जेली बनाने में ये यूज होता है कैराजीन, ताकि उसे थिकनेस प्रोवाइड कर सके। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से रिलेटेड जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ओके, तो इसमें पहला जो ऑप्शन है, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 का पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। जो पॉलिनेशन होता है वाटर में, वाटर के थ्रू बहुत कम होता है जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो हाँ, ये तो सही है, क्योंकि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है बहुत कम ही होता है। पॉलिनेशन बाय बिंड्स इज मोर कॉमन एमंग द एबायोटिक पॉलिनेशन। हाँ, ये भी सही है, जो एबायोटिक पॉलिनेशन होते हैं इनमें जो बिंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो मोर कॉमन होता है, किसमें? एमंग एबायोटिक प्लांट्स पॉलिनेशन की अपेक्षा। अगर बात करें सी क्या बोल रहा है? फ्लावर्स प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड। मतलब हाँ, ये एक तरीके का स्मेल होती है, प्रोड्यूस करती है, ताकि जो फ्लाइज हैं, बीटल्स हैं, वो अट्रैक्ट हों और वो पॉलिनेट करने में हेल्प करें। क्योंकि सेकंड क्या है? मॉथ एंड बटरफ्लाइज आर मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटर एजेंट अमंग द इंसेक्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है, इंसेक्ट बहुत अच्छा पॉलिनेटर होता है। आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं बहुत अच्छे पॉलिनेटर होते हैं। इसमें जो इनकरेक्ट पूछा गया था, ओके, तो इनकरेक्ट इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है इनकरेक्ट है, अगेंस्ट इंसेक्ट। ओके, ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? एट which स्टेज ऑफ लाइफ oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। ये पूछ रहा है कि जो oogenesis प्रोसेस होती है किस स्टेज पे जो होती है वो इनिशिएट की जाती है, किस स्टेज पे ये इनिशिएट की जाती है। तो अगर हम बात करें कि प्यूबर्टी में होती है, कि एम्ब्रियो डेवलपमेंटल स्टेज पे होती है, कि बर्थ पे होती है, कि एडल्ट पे, जो oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवा स्टार्ट होता है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज पर होता है। ओके, किस पर होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज पर स्टार्ट हो जाता है। तो ये पिक्चर के थ्रू मैं बताने के, अगर वो जेनेसिस की बात करें तो ये इनिशिएट होती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टेज के समय में। इन अ कपल ऑफ मिलियंस ऑफ गैमेट्स जो होते हैं वो मदर सेल्स जो होते हैं, जैसे वो गोनिया जिसे कहते हैं, वो फॉर्म होते हैं विद इन ओवरी। बहुत सारे मिलियंस ऑफ जो होते हैं ओवा जो होते हैं
फॉर्मेशन स्टार्ट होता है किसमें, ओवरी में। लेकिन जब वो मतलब एट द प्यूबर्टी जब स्टेज हो जाती है ओवोगोनिया, नो मोर ओवोगोनिया फॉर्म ड्यूरिंग द एडेड अ बर्थ इन ह्यूमंस। अगर प्यूबर्टी स्टेज की बात करें कि प्यूबर्टी स्टेज में कितनी प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं लेफ्ट, तो 60 to 80, जो 80,000 जो होते हैं वो फॉलिकल्स बचते हैं दोनों ओवरी में को मिला के कह सकते हैं 60,000 to 80,000 प्यूबर्टी स्टेज में। क्योंकि जब हम बाकी बर्थ से अगर रेस्ट डी जो बाकी बच्चे होते हैं वो डीजनरेट होते हैं, मिलियंस प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन बाकी जो जैसे ही पैदा होते हैं पैदा होने के प्यूबर्टी तक के स्टेज में बाकी के जो फॉलिकल्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो। बाकी जब प्यूबर्टी स्टेज आती है केवल 60,000 to 80,000 जो होते हैं वो फॉलिकल्स मतलब बच्चे होते हैं ओवोगोनिया। तो ये प्रोसेस होती है पूरा। तो इसमें कार्पस ल्यूटियम ये होता है, कार्पस ल्यूटियम में प्राइमोडियल फॉलिकल्स फॉर्म होता है, ये वैसा होता है। अगर वैसा की बात करें, एक तरीके की जर्मलाइन प्रोटीन होती है जो कि इसेंशियल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओवोजेनेसिस, जो कि इनिशिएट करती है किसको, ओवोजेनेसिस को। वो जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स होता है प्राइमरी फॉलिकुलर स्टेज में जाता है। और जेडपी की अगर बात करें, ये जेडपी क्या होता है, तो जेडपी जोना पेलोसिडा ग्लाइको प्रोटीन होता है, 3 होता है, जिसे प्रोटीन होता है जो कि प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल ओवोसाइट और गैमीट डेवलपमेंट में। ये हेल्प करता है जोना पेल्यूसिडा ग्लाइकोप्रोटीन। जोना पेल्यूसिडा ग्लाइकोप्रोटीन 3 जो होता है ये इनिशिएट करता है, मतलब हेल्प करता है किसके डेवलपमेंट में, ओवोसाइट्स और गैमीट्स के डेवलपमेंट में। ये जो होता है यहाँ पे फॉर्म होता है प्राइमरी फॉलिकल्स, कहाँ पे, जोना पेलोसिडा लेयर में प्राइमरी फॉलिकल्स। देन प्राइमरी फॉलिकल्स जो होता है सेकेंडरी फॉलिकल्स में चेंज होता है। देन प्राइमोडियल फॉलिकल्स यहाँ पे बनता है, यहाँ पे थीका सेल बनते हैं। ओके, ये जो थीका सेल होती हैं। और यहाँ पे एएमएच का मतलब होता है एंटी म्यूलेरियन हार्मोन, यहाँ पे सिक्रीट होता है, एंटी म्यूलेरियन हार्मोन सिक्रीट होता है। और ये जो होता है प्रोड्यूस करता है बाय द ग्रैनुलोसा सेल। ये जो ग्रैनुलेशन सेल होती है इसी के थ्रू जो होता है प्रोड्यूस किया जाता है। ये जो आप देख सकते हैं ये रहा, ये ग्रैनुलोसा सेल के थ्रू क्या प्रोड्यूस किया जाता है, एंटी म्यूलेरियन हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि डेवलपिंग जो फॉलिकल्स होते हैं ओवरी में सिक्रीट करते हैं ग्रोइंग फॉलिकल्स। ये जो होते हैं न्यू फॉलिकल्स ग्रोइंग फॉलिकल्स को सिक्रीट्स करते हैं। ये होता है इंट्रा फॉलिकल्स। यहाँ पे ओवुलेटरी फॉलिकल्स होते हैं, यहाँ पे ओवुलेशन होता है कह सकते हैं। यहाँ पे कॉमुलस फॉलिकल्स फॉर्म होते हैं, यहाँ पे ओवुलेटेड एग जो होते हैं ये फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यहाँ पे जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे स्पर्म प्रेजेंट होता है तो ये फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं, अदरवाइज ये क्या होते हैं, यूटेराइज के थ्रू जो होते हैं बाहर एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू ये बाहर निकल जाते हैं। अगर बात करें कि इन अगर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पूछा गया, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में पूछा गया है कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है उसमें हायरार्किकल अरेंजमेंट पूछा गया है। आपको हायरार्किकल अरेंजमेंट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, डिसेंडिंग नहीं, घटते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ क्रम। करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल, एनिमल के केस में तो जैसा कि मैंने पिक्चर में ही दिखा दिया है कि सबसे पहले डोमेन आता है, देन किंगडम आता है, देन फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। अगर इसे ऐसे देखें तो यूकैरिया, देन एनिमैलिया, देन कार्डेटा, देन मैमेलिया, एक एनिमल के थ्रू देखें, देन प्राइमेट्स, देन होमिनिडी, देन होमो एंड देन साइलेंस। ये ह्यूमंस का है। तो इसमें जो करेक्ट अगर ऑर्डर देखा जाए, हायरार्किकल अरेंजमेंट देखा जाए, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा 17 का वो हो जाएगा ए ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया गया फैमिली, सॉरी, किंगडम, फाइलम, क्लॉस, देख रहे हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीसीज। तो पहला ही हमारा करेक्ट होगा। इसमें बाकी ये इसमें जो है ऑर्डर यहाँ पे ला के रख दिया, ऑर्डर फैमिली से पहले आता है और किंगडम में क्लास पहले आता है, ऑर्डर बाद में आता है, फाइलम पहले आता है क्लास के।
किंगडम में ये भी गलत है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओके, तो 18 नंबर क्या बोलता है? गिवन टू स्टेटमेंट दी गई है। इसमें भी क्या हो गया, दो स्टेटमेंट दी गई है। एक तो पूछ रहा है कि जो माइकोप्लाज्मा होता है कैन पासेस थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। 1 माइक्रोन फिल्टर साइज की से भी जो माइकोप्लाज्मा होता है वो पास हो जाता है, उससे भी छोटे। ओके, अगर स्टेटमेंट सेकंड की बात करें, क्या बोल रहा है? माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया विद द सेल वॉल। जो माइकोप्लाज्मा होता है वो बैक्टीरिया होता है जिसमें सेल वॉल पाई जाती है। ये तो गलत है, क्योंकि जो माइकोप्लाज्मा होती है उसमें सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर पिक्चर की देख रहे हैं तो माइकोप्लाज्मा जो होता है, ये पिक्चर देख रहे हैं, माइकोप्लाज्मा होता है एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो कि डिजीज कॉज करता है, जैसे रिस्पिरेटरी, यूरिनरी एंड जेनिटल ट्रैक्ट में। अगर इनकी साइज, ये स्मॉलेस्ट जो होता है फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटा जो है फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर इनकी साइज की बात करें तो ये 0.3 टू 0.8 माइक्रोन, मिली माइक्रोन इन साइज, माइक्रोन साइज में हो सकता है। ओके, अगर हम लोग, अगर आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में और जानना है तो मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ कि जो माइकोप्लाज्मा होता है वो प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब वो अपनी बॉडी जो होती है अकॉर्डिंग टू दियर शेप एंड साइज वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो सेल वॉल होती है वो नहीं पाई जाती हैं। अगर इनके रेप्लिकेशन की बात करें तो माइकोप्लाज्मा में जो रेप्लिकेशन होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। ओके, और जो होस्ट की अगर बात करें तो ये ह्यूमन, मैमल्स, रेप्टाइल्स, फिश, आर्थ्रोपोड्स और मैमल्स भी, किसी पर भी ये अपनी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है which of the following which of the following is correct match of disease and its symptoms। डिजीज और सिम्टम्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है बोल रहा है कि अर्थराइटिस जो होता है एक तरीके का इन्फ्लेम्ड जॉइंट डिजीज होता है। ओके, इन्फ्लेम्ड होता है मतलब पेन होता है किसमें, जॉइंट्स में। ओके, तो ये तो सही है कि अर्थराइटिस में क्या होता है कि जॉइंट्स में पेन होता है, हमारे जो नीज होते हैं उसमें पेन स्टार्ट होता है। अगर टिटानी की बात करें, हाई कैल्शियम लेवल आयन कैल्शियम आयन लेवल कॉजिंग द रैपिड स्पाज्म। स्पाज्म मतलब होता है कि ऐंठन, मतलब ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग काज करता है, जो टिटानियो डिजीज होती है। अगर तो जो टिटा एक एक बताते चलते हैं। ओके, जो टिटानी होती है, टिटानी में क्या होता है, रैपिड स्पाज्म होता है। ओके, रैपिड स्पाज्म होता है कि यहाँ पे मसल्स में, मसल किस कारण से, ये जो हाई दिया गया है ना, इसमें लो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन के लो डिपोजिशन में जो मसल्स होती है उसमें ऐंठन होने लगती है। सेकंड क्या है, मास्थेनिया ग्रेविस। मास्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या ये एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है? तो हाँ, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है रिजल्टिंग इन द वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटन। ऐसा होता है? नहीं, जो मास्थेनिया होता है एक इम्यून डिसऑर्डर है, ना कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये इम्यून डिसऑर्डर है। ओके, इसमें क्या होता है, अफेक्टिंग, ये क्या किसको अफेक्ट करते हैं, न्यूरो मसल्स को अफेक्ट करते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन को। ओके, जो कि क्या जिसके कारण क्या होता है, फटीग होता है, वीकनिंग्स होता है, पैरालिसिस होता है। कहाँ पे, स्केलेटल मसल्स में। ये तो सही है, वीकनिंग पैरालिसिस कहाँ पे, स्केलेटल मसल्स में। लेकिन ये इम्यून डिसऑर्डर है, ना कि जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर मस्कुलर डायस्ट्रोफी की बात करें कि मस्कुलर डायस्ट्रोफी क्या होती है, तो इसमें मस्कुलर डायस्ट्रोफी एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, और कॉजिंग प्रोग्रेसिव जनरेटिव एंड स्केलेटन मसल। ऐसा होता है क्या कि जो मस्कुलर डायस्ट्रोफी में क्या होता है, प्रोग्रेसिव जनरेटिव स्केलेटन मसल्स होती हैं, मोस्टली जेनेटिक होता है। ओके, ये थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना, ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए, और ये जो जेनेटिक वाला है यहाँ पे होना चाहिए। एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये जेनेटिक होता है मस्कुलर डायस्ट्रोफी। इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन, जो स्केलेटन मसल्स होती है वो डिजेनरेट होने लगती है।
नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। इकोलाई के बारे में जो लैक ओपेरान मॉडल दिया गया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये बहुत बार पूछा जाता है, किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछ ही जाता है। लैक ओपेरान जो मॉडल दिया है, उन्होंने जो मॉडल दिया है, ये किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें देख लेते हैं सबसे पहले कि इन एन इकोलाई स्टेन आई जीन जो होता है, इकोलाई स्टेन में जो आई जीन होता है गेट म्यूटेड होता है एंड इट प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड, इसमें जो प्रोडक्ट होता है बाइंड नहीं होता है द इंड्यूसर मॉलिक्यूल से, इंड्यूसर जो मॉलिक्यूल्स होता है उससे बाइंड नहीं होता है। इफ ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइड विथ लैक्टोज, अगर ग्रोथ मीडियम कहाँ पे प्रोवाइड किया जाए? लैक्टोज से, व्हाट विल बी आउटकम, क्या आउटकम निकल कर आएगा? ओके, तो ओनली जेड जीन विल बी ट्रांसक्राइब, केवल जेड जीन ट्रांसक्राइब होगा, कि ओनली जेड वाई ए जीन कैन बी ट्रांसक्राइब, ओनली जेड वाई ए जीन विल नॉट बी ट्रांसक्राइब, डी आरएनए पॉलीमरेज विल बी बाइंड द प्रमोटर रीजन। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेड वाई ए जीन विल नॉट बी ट्रांसलेटेड। कैसे? अगर हम बात करें कि जब प्रोडक्शन ऑफ आइजीन, अगर आइजीन का प्रोडक्शन होता है, ओके, कि आइजीन जब प्रोड्यूस होती है और प्रोड्यूस होकर बाइंड करती है ऑपरेटर रीजन से, बाइंड कहाँ करती है? ऑपरेटर, पिक्चर में देखते हैं। ओके, जो ये आइजीन है, आइजीन जब प्रोड्यूस करती है और बाइंड करती है ऑपरेटर रीजन से, ऑपरेटर रीजन से जब ये बाइंड करेगी तो जो ये क्या करती है? ब्लॉक कर देती है। कहाँ, क्या, कौन कौन सी स्टेज? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो स्टेज होती है उसको ब्लॉक कर देती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन स्टेज को ब्लॉक कर देती है। ये जो क्या है यहाँ पे ऑपरेटर, यहाँ पे इंड्यूसर क्या फॉर्म कर रहे हैं? प्रोटीन फॉर्म करते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन स्टेज है। ट्रांसक्रिप्शन से ये जो एमआरएनए है जब क्या होगा? ट्रांसलेशन स्टेज में करेगा, मतलब प्रोटीन को बताएगा कि ये प्रोटीन है, तो यहाँ पे क्या होगी? जेड और वाई और ए जीन जो होगा ये क्या करेगा? ब्लॉक होगा। अगर आई जीन प्रोड्यूस करेगा, क्या? आई जीन प्रोडक्ट बाइंड करेगा किसको? ऑपरेटर रीजन को, तो ये क्या करेगी? ब्लॉक कर देगी किसको? इन सबको, जेड एंड वाई और ए जी को। तो ये ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है ये दोनों ही ब्लॉक हो जाएगी। ओके, तो अगर इसमें समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अगर आगे की बात करें तो इसमें क्या होता है? ये प्रोडक्ट होता है प्रिवेंटिंग, जो कि प्रिवेंट करता है बाइंडिंग टू द ऑपरेटर रीजन से, जो कि अटैच होता है कहाँ पे? इंड्यूसर से। और ये तरीके का इंड्यूसर जो इंड्यूसर होता है बहुत ज्यादा देर तक कैपेबल नहीं होता है किसकी बाइंडिंग के लिए? रिप्रेशर जीन के लिए। ओके, रिप्रेशिंग जिसके कारण जो ऑपरेटर होता है अटैच हो जाता है किसे? ये जो ऑपरेटर आपको दिख रहा है ये सारे, ओके, ये अटैच्ड हो जाते हैं किससे? हमें अगर जो रिप्रेशर जीन है वो एक्टिव नहीं होगा तो जो ऑपरेटर है वो क्या होगा? अटैच्ड हो जाएगा किससे? रिप्रेशर से। सॉरी, जो इंड्यूसर है अगर ज्यादा देर तक एक्टिव नहीं होगा और कैपेबल नहीं होगा तो जो रिप्रेशर है वो अटैच कर लेगा ऑपरेटर से, ऑपरेटर को, ताकि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो सके। अगर लैक्टोज प्रेजेंस है कहाँ पे? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन स्टेज में। ओके, तो ये जो जेड वाई ए जीन होते हैं ये यहाँ इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी नहीं। ओके, यहाँ पे अगर लैक्टोज प्रेजेंट हो जाएगा इस रीजन में। अगर लाइकोपरान की बात करें तो लाइकोपरान जो एक तरीके का सेट होता है, पूरा मॉडल की बात करें तो ये एक तरीके का सेट होता है जीन का जो कि कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज को, किसमें? इकोलाई में। और ये जो लैक्टोज होता है किसमें पाया जाता है? मिल्क में, जो कि हम लोग ड्रिंक करते हैं। और इकोलाई कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अदर बैक्टीरिया में भी ये जो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होता है, कंट्रोल करता है। ओके, लैकोपेरान जो मॉडल है, अगर इसकी बात करें तो इसमें एक जो होता है एक इसे लैक्टोज ओपेरान भी बोलते हैं। अगर लैक ओपेरान में कंफ्यूज मत होइएगा, इसे जो होता है इसे लैक्टोज ओपेरान भी बोलते हैं, ना कि ओनली लैक ओपेरान। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे आप लोगों को।
इसे लैक्टोज ओपेरान। अगर इसमें प्रमोटर की बात करें तो इसमें सिंगल प्रमोटर पाया जाता है जो कि होता है क्या, mRNA। ओके, इसमें कहाँ गई पेन, सिंगल प्रमोटर होता है जो कि क्या होता है, mRNA जो होता है इसमें सिंगल प्रमोटर होता है। और जो ऑपरेटर होता है, जीन जो ऑपरेट, इसमें क्या होता है, जो कि जीन को ऑपरेट करता है, इनकोड करता है, ताकि क्या हो, प्रोटीन, इनकोड द प्रोटीन, जो कि प्रोटीन को क्या करता है, यहाँ पे इनकोड करता है। ओके, ये mRNA प्रोटीन को क्या करता है, इनकोड कर रहा है ना प्रोटीन को। एंड ताकि बैक्टीरिया जो हो वो बैक्टीरिया को अलाउ करता है क्या यूज करने के लिए, लैक्टोज को किस रूप में, एनर्जी सोर्स के रूप में। ओके, और जो लैक्टोज जो होता है इसमें, इस जो पूरी प्रोसेस है लाइकोपेरान में, ग्लूकोज एब्सेंट होता है, लैक्टोज प्रेजेंट होता है। ओके, इन पूरी प्रोसेस में। और ये जो होता है इसमें मैंने पहले ही बता दिया कि ये क्या होती है, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में होती है। ओके, लैक्टोज, ये लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए होती है, इसमें दिया नहीं गया है लेकिन होता है किसके लिए, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए होता है। और इसमें ये लैक्टोज की प्रेजेंट में होता है और ग्लूकोज इसमें एब्सेंट होता है। अगर कभी एग्जाम में दे दिया जाए कि जो लैकोपेरान होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टोज प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसमें 2 रेगुलर ओपेरान होते हैं जो कि ऑन एंड ऑफ होते हैं। ओके, जैसे कि एक एक तो हो गया कि लैक रिप्रेशर। ओके, एक तो हमारा ऑन क्या हो गया, लैक रिप्रेशर, दूसरा जो है वो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। 2 तरीके के इसमें जो होते हैं वो रेगुलेटर होते हैं। एक तो क्या हो गया, लैक रिप्रेशर, और दूसरा क्या हो गया, एक्टिवेटर ऑफ प्रोटीन। ये दो तरीके के इसमें क्या पाए जाते हैं, रेगुलेटर। अगर इनके लैक रिप्रेशर की बात करें, जो लैक रिप्रेशर है, ओके, ये जो रिप्रेशर यहाँ पे है वो उसे लैक रिप्रेशर बोलते हैं, रिप्रेशर। ये लैक रिप्रेशर की अगर बात करें तो लैक रिप्रेशर में क्या होता है, जो लैक्टोज सेंसर होते हैं एक्ट एज ए सेंसर की तरह काम करता है। और ये नॉर्मली ब्लॉक कर देता है किसको, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ओपेरा, मतलब ये जो ट्रांसक्रिप्शन स्टेज होती है इसको ब्लॉक कर देता है और स्टॉप कर देता है रिप्रेशन व्हेन द लैक्टोज इज प्रेजेंट। अगर इसमें इस स्टेज में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन स्टेज में लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो ये पूरी प्रोसेस क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है। ओके, लैक्टोज सेंस द जो लैक रिप्रेशर होते हैं, ये लैक रिप्रेशर जो होते हैं ये सेंस कर जाते हैं कि लैक्टोज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। और कैसे वर्क कर रहा है, आइसोमर एलो लैक्टोज की तरह। अगर हम कैटाबोलाइट्स एक्टिवेटर प्रोटीन की बात करें तो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन जो होता है ये वर्क करता, एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ट्रांसक्रिप्शन स्टेज को। और इसमें यही केवल ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन स्टेज होती है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, लो ग्लूकोज लेवल, बहुत हाई नहीं। ओके, और ये जो होता है कैप जो होता है, इसे कैप बोल सकते हैं, कैटाबोलाइट्स एक्टिवेटर प्रोटीन को हम कैप बोलेंगे। ये जो कैप होता है ये सेंस करता है ग्लूकोज इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली ग्लूकोज को सेंस करता है। और किसके थ्रू, हंगर सिग्नल के थ्रू। ओके, कहाँ पे, CAMP पाथवे मॉलिक्यूल्स में। ओके, नेक्स्ट अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें कि लैकोपेरान में ये जो स्ट्रक्चर है ZY, और ए जीन की बात करें, ZY एंड ए जीन की बात करें, इनका क्या फंक्शन होता है, ये तो रिप्रेशर की तरह काम करता है। लेकिन जो ZY जीन होता है ये कैसे काम करता है, तो ये जो Z जीन होता है इनकोड करता है। ओके, ये इनकोड करता है एंजाइम को और स्प्लिट करता है किसको, लैक्टोज को, किसमें, मोनोसैकेराइड्स में, मतलब सिंगल यूनिट शुगर में, ताकि क्या इन कैन बी फेड इनटू ग्लाइकोलिसिस। ओके, अगर वाइजीन की बात करें कि ये जो वाइजीन है ये क्या करता है, तो ये इनकोड करता है मेम्ब्रेन embedded ट्रांसपोर्ट में that help to bring the lactose into cell wall, ये सेल वॉल में। ओके, ये ग्लाइकोलिसिस में जेट एंड ये सेल वॉल में, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। और अगर ये जो जेड जीन होता है ये फॉर्म करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और जो आई जीन होता है परमिएज, एंड ये जो होता है ट्रांस एसिटिलेज फॉर्म करता है। अगर ए जीन की बात करें कि ए जीन कैसे काम करता है,
तो मैं आपको ये कंफर्म हो गया होगा ना कि वाइजिन क्या काम करता है, लैक्टोज को किसमें तोड़ता है, परमिएज में। ओके। अगर आइजिन की बात करें तो ये इनकोड करता है एंजाइम को और फॉर्म का क्या करता है, ट्रांस एसिटिलेज, जो कि अटैच होता है किसमें, पर्टिकुलर केमिकल मॉलिक्यूल्स होता है। और ये बहुत ही एक एक तरीके का एंजाइमेटिक एक्चुअल लैक्टोज ब्रेकिंग में हेल्प करता है। ये जो होता है एसिटिल एमाइलेज जो होता है एक तरीके का लैक्टोज ब्रेकिंग में हेल्प करता है, एसिटिल। ओके। तो ये हो गया लैकोपेरान के बारे में, बहुत अच्छे से मैंने बताने की कोशिश की ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो आगे की जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना। सन 2022 के पेपर को कंटिन्यू करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को के साथ बाइंड अप करें ताकि जो मेरा मोटिवेशन है वो बना रहे। ओके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं कल हम लोग 10 क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय बाय।